हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम टॉपिक को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको हम बता दें, आपके एग्जाम के साथ साथ यह विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ के यानी कि इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक मैदानीय परितंत्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपसे कहा जाए कि बताइए एक मैदानीय परितंत्र किस प्रकार का परितंत्र है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें कि एक जो मैदानीय परितंत्र होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का स्थलीय होता है। क्या होता है? स्थलीय परितंत्र होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दूसरी बात आपको बता दें, तो याद रखिएगा कि ये जो मैदानीय परितंत्र है ये पूरे पृथ्वी का कितने हिस्सों पे क्या है तो फैला हुआ है। तो पूरे पृथ्वी पर लगभग 20% हिस्सा में ये फैला हुआ है। ये यानी कि याद रखिएगा कि 20% हिस्सा मैदानीय हिस्सा है। मैदानीय हिस्सा है किसका दोस्तों? तो याद रखिएगा पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का लगभग कितना, तो 20% हिस्सा वो क्या है तो मैदानीय हिस्सा है। और हाँ दोस्तों क्या है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है तो एक इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अब ये जो इकोसिस्टम है इसमें आपके क्या क्या शामिल है, तो यह ध्यान रखिए। छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे, छोटे छोटे पौधे, घास, फिर आपके झाड़ियां, इसके अंतर्गत आते हैं। और हाँ दोस्तों ये जो मैदानीय परितंत्र है हमको कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, तो ध्यान समझिएगा ये हमको ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये हमें टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन में, टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन में मैदानीय परितंत्र क्या होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया कि मैदानीय परितंत्र क्या है। तो मैदानीय परितंत्र एक स्थलीय परितंत्र है, लगभग कितना 20 पृथ्वी का 20% हिस्सा जो हिस्सा है इसका मैदानीय हिस्सा है, यानी कि उस पर घास पाए जाते हैं, यानी कि ये जो मैदानीय परितंत्र है वो फैला हुआ है। फिर हमने देखा कि इसमें क्या क्या छोटे छोटे पौधे, घास और झाड़ियां सम्मिलित हैं। ओके, और इसमें देखिएगा इसमें क्या है टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन में ये मुख्यतः उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो समझिए एकदम बहुत ही आसान है। जैसे कि अब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं कि आखिर जो इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन से इकोसिस्टम दोस्तों? तो मैदानीय परितंत्र यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक बात को समझिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, इसके कंपोनेंट यानी कि घटक की बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो जब घटक की बात किया जाएगा तो घटक में आपके कौन कौन से आते हैं, तो देखिए घटक में आते हैं, एक आता है एबायोटिक, ठीक है, ओके, एबायोटिक, और एक घटक आता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो डिस्कस कर लेते हैं एबायोटिक की। तो याद रखिएगा एबायोटिक में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि एबायोटिक का मतलब क्या होता है। एबायोटिक का मतलब होता है कि निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तुएं, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, तो याद ध्यान से समझिए। जैसे प्रकाश आ सकता है, हवा आ सकती है, मिट्टी आ सकता है, जल आ सकता है, आर्द्रता आ सकती है, गर्मी इत्यादि सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये एबायोटिक में क्या आ जाएगा, एबायोटिक में आपके एयर, लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बायोटिक कंपोनेंट की। तो समझिएगा बायोटिक कंपोनेंट यानी कि
जैवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट। ओके, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैवीय घटक। देखिए दोस्तों, अब जो बायोटिक कंपोनेंट है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब जीवित होता है, ठीक है, जीवित पदार्थ कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, तो देखिएगा, इसको हम तोड़ेंगे कितने, तो इसमें तीन कंपोनेंट, कितने हैं, तीन कंपोनेंट हैं। कौन कौन, तो एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। ओके, एक जो कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, और एक जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और ये अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एक घास मैदानी जो परितंत्र है या घास यानी कि जिसको हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह रहे हैं, उसके जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें तीन कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं, तो एक रहा प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि जो कंज्यूमर है ये क्या होता है, फर्दर यानी कि आगे चल करके तीन चार हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक आता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपके टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर होता है, फिर एक आ जाता है टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कितने हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रोड्यूसर डिस्कस करेंगे, फिर कंज्यूमर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिकम्पोजर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर का, कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन कौन होते हैं, यानी कि उत्पादक कौन से पौधे या जीव होते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या आएंगे, तो छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे, घास, झाड़ियां इत्यादि। घास, झाड़ियां इत्यादि प्रोड्यूसर होते हैं, इत्यादि प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमने क्या देखा कि छोटे छोटे पौधे, घास, झाड़ियां इत्यादि क्या हो गए, उसके प्रोड्यूसर हो गए। अब प्रोड्यूसर क्यों है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भी क्या करते हैं, तो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करते हैं और प्रकाश को ग्रहण करके क्या करते हैं, तो अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है सर, कि ये प्रोड्यूसर तो हो गई छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इसके कंज्यूमर कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे आप। सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर को डिफाइन करना चाहें, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि कंज्यूमर कहने का मतलब होता है जो क्या करता है, जो उत्पादक को खाता है। जो उत्पादक को खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर को खाता है या प्रोड्यूसर को अपना भोजन बनाता है, जो प्रोड्यूसर को खाता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर को खाता है, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पे कंज्यूमर अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है। तो कंज्यूमर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमको प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होगा दोस्तों, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अंतर्गत कौन आएगा, गाय,
भैंस, बकरी, हिरन, चूहा इत्यादि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। एक बात समझिएगा, ये जितने भी हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है ना, ये क्या होते हैं, तो ये एक्चुअली होते हैं शाकाहारी। क्या होते हैं, शाकाहारी, यानी कि ये हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मतलब कि ये केवल साग सब्जियों, घास, झाड़ियां इत्यादि खाते हैं। ओके, तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की। इसके हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर की। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। द्वितीय उपभोक्ता के जो जीव होते हैं वो होते हैं जनरली मांसाहारी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बात की है किसकी, तो एक हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मैदानी परितंत्र की बात कर रहे हैं। तो मैदानी परितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं। ओके, अब बात को समझिए, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें आपके सियार आ सकता है, सियार हो सकता है, लोमड़ी हो सकता है, सांप हो सकता है, ठीक है, सांप हो सकता है। ओके, चलिए, तो हमने किसकी बात की दोस्तों, तो हमने बात की प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी की बात की। ओके, अब यहां पे हम बात करते हैं इसके टर्सरी कंज्यूमर का। टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता की, यानी कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का तृतीय उपभोक्ता है वो कौन कौन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। तृतीय उपभोक्ता देखिए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये क्या है, तो ये इसको हम कहते हैं कार्निवोर यानी कि मांसाहारी, ठीक है। ये मांसाहारी है, ये भी क्या है, मांसाहारी है। अब देखिए सियार, लोमड़ी, सांप है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाज आ सकते हैं, बाज, चील इत्यादि आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, शेर आ सकता है, अजगर आ सकता है, बाज, चील, शेर, अजगर क्या है, तो वो टर्सरी कंज्यूमर है। और हाँ जी दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। अब ये टॉप कंज्यूमर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिएगा, बाघ, ये चील है, शेर है, अजगर है, बाघ भी कह सकते हैं। चलिए, बाघ, अब इन्हें कोई नहीं मारेगा, इन्हें कोई नहीं मारेगा, ठीक है, इनका कोई शिकार नहीं करेगा। जब शिकार नहीं करेगा तो ये स्वतः क्या होगा, इनका मृत्यु होगा, सिंपल सी बात है। तो ये टर्सरी कंज्यूमर ही यहाँ पे क्या है, तो जो मांसाहारी हैं और ये टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को देख लिया। अब हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल बताते हैं जो कि होगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक हम फूड चेन बनाते हैं, ग्रास इकोसिस्टम का एक हम फूड चेन बनाते हैं। देखिए, फूड चेन बनाते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं क्या है, ये घास है, ये हो गया घास। ओके, ये क्या हो गया, घास हो गया। ठीक है,
अब घास को कौन खाएगा? टीटा या चूहा? ठीक है, चूहा टीटा खाएगा। जब टीटा खाएगा तो टीटा खाएगा कौन? मेढक। ओके, कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को खाएगा सांप। ठीक है, सांप को कौन खाएगा? बाज, चील, मोर। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक बात को समझिए, यहां पर ये जो ग्रास है, यहां पर ये जो ग्रास है दोस्तों, वो क्या है? ये है प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। ये यहाँ पे उत्पादक है। अब उत्पादक ने क्या किया? तो देखिए, उत्पादक क्या करता है? तो सूर्य का प्रकाश लेकर के, सूर्य का प्रकाश लेकर के भोजन बनाता है। अब इसको कौन खाया? टीटा खाया। किसने खाया? टीटा ने खाया। तो टीटा यहाँ पे क्या है? तो टीटा यहाँ पे ये है, शाकाहारी है। क्या है दोस्तों? ये शाकाहारी है, और इसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं। और कौन सा कंज्यूमर कहते हैं? प्राथमिक कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसको खाता है कौन? तो इसको खाता है मेढक। तो मेढक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीय कंज्यूमर। अब देखिए, द्वितीय कंज्यूमर, अब इसको कौन खाता है? सांप। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता। और यहां जी दोस्तों, अब तृतीय उपभोक्ता और इसको बांझ चील खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इसके हो जाएंगे टॉप। ये हो जाएंगे टॉप कंज्यूमर, यानी कि सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। अब देखिए, अब यहां पे हम देख रहे हैं ना कि शाकाहारी है प्राथमिक कंज्यूमर। ओके ओके, ये है शाकाहारी। अब यहाँ पे जो मेढक है, ये क्या है? तो ये है मांसाहारी। ओके, सांप भी क्या है? मांसाहारी। और ये जो टॉप कंज्यूमर है, ये तो कंप्लीटली मांसाहारी होते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे हमने एक फूड चेन को समझाया आपको, और ये फूड चेन किसका है? तो याद रखिएगा, ये जो फूड चेन है, ये है ग्रासलैंड इको सिस्टम का फूड चेन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसके हिस्से की, जो कि है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम के जो नेक्स्ट कंपोनेंट बायोटिक है, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिकम्पोजर। अब देखिएगा, डिकम्पोजर यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अपघटन करता। अपघटन करता, यानी कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसके अपघटन करता कौन कौन से होंगे, अपघटक कौन कौन से होंगे, तो उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हुआ अपघटन करता में। जैसे कि क्या होता है अपघटन करता, यानी कि डिकम्पोजिशन में होता यही है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब जो प्रोड्यूसर है और ये जो कंज्यूमर है, इनकी क्या हो गई? मान लेते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं जो अपघटन करता है? अपघटन करता है, ये क्या करते हैं? शरीर को तोड़ देते हैं, शरीर को
तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब उन्हें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट में बदल देते हैं, शरीर को निम्नीकृत कर देते हैं, निम्नीकृत कर देते हैं। ओके, तो अपघटनकर्ता कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है कि अपघटनकर्ता यानी जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या कर देते हैं, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की मृत्यु के बाद उनके शरीर को निम्नीकृत कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ध्यान देंगे तो याद रखिएगा, इसमें केंचुआ हो सकता है, अर्थवर्म आ सकता है, केंचुआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ये कवक। ठीक है, ये अपघटन करता है। ओके, चलिए अब जाकर के क्या हुआ, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम टोटली कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कृत्रिम परितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र। अब ये जो कृत्रिम पारितंत्र है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि वैसा पारितंत्र जिसे मनुष्य ने अपने आवश्यकता के अनुसार बनाया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। तो कृत्रिम पारितंत्र क्या है, तो यह एक मानव निर्मित पारितंत्र है, मानव निर्मित पारितंत्र है। ओके, इसे मानव अपने आवश्यकता के अनुसार बनाए, इसे मानव अपने आवश्यकता के अनुसार बनाया है, आवश्यकता के अनुसार बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि क्या होता है, क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड हो जाएगा यानी कि फसल का जो मैदान होता है, फिर यहाँ पे बगीचा हो जाएगा, फुलवारी, एक्वेरियम इत्यादि, ये सभी क्या है, तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि नेक्स्ट है दोस्तों, वो है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा पारिस्थितिकी, ऊर्जा पारिस्थितिकी, ऊर्जा पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो दोस्तों ऊर्जा पारिस्थितिकी क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए एक बात को आप समझिएगा, ये क्या है दोस्तों, चलिए बताइए क्या है। चलिए ये एक सूर्य है, सन। ओके, सूर्य, सूर्य से क्या आती है दोस्तों, तो सूर्य से आती है एनर्जी, रेडिएशन आती है। ठीक है, क्या आती है, रेडिएशन आती है, ऊर्जा आती है। अब ये जो रेडिएशन है, ऊर्जा है, कौन ग्रहण करता है, प्रोड्यूसर ग्रहण करता है। कौन, प्रोड्यूसर। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर से किस में जाता है, कंज्यूमर में जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है। तो यहां पे बहुत ही खास बात यह है, देखिएगा कि ये जो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ऊर्जा के स्थानांतरण, रूपांतरण और प्रवाह का। तो सिंपल सी बात है, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा, बायोलॉजी की शाखा, जिसमें
ऊर्जा का स्थानांतरण, रूपांतरण एवं प्रवाह का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की शाखा जिसमें प्रवाह का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, सन आया, रेडिएशन आया, प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हुआ कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हुआ कंज्यूमर में। अब यहाँ पर रूपांतरण की बात हो रही है। तो देखिए रेडिएशन है, अब रेडिएशन है तो क्या होगा, पौधे ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे पौधे, ये प्रोड्यूसर में मान लेते हैं पौधा है, बात को समझिए। ठीक है, पौधा है, अब पौधा क्या करेगा, तो पौधा एक प्रक्रिया करेगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्लियर, ओके। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो बात को समझिए। प्रकाश संश्लेषण में यही होता है कि जो रेडिएशन एनर्जी है, और रेडिएशन एनर्जी है, इसे किस में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्या होता है, बदल दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ये ऊर्जा परिस्थितिकी क्या है, तो बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम लोग ऊर्जा के स्थानांतरण, ध्यान समझिए, ऊर्जा के स्थानांतरण, रूपांतरण और प्रवाह का अध्ययन करते हैं। और हमने आपको यहाँ पे समझा भी दिया कि ऊर्जा का स्थानांतरण, रूपांतरण और प्रवाह कैसे हो रहा है। तो स्थानांतरण देखिएगा, सूर्य से आई प्रोड्यूसर के पास, रेडिएशन आई, अब यहाँ पे इसका रूपांतरण रेडिएशन से केमिकल में, एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में, यानी कि ये हो रहा है फ्लो। ठीक है दोस्तों, फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको हम बता दें, बहुत ही खास बात है, याद रखिएगा कि सूर्य एक यूनिवर्सल सोर्स है, एक यूनिवर्सल सोर्स है। ठीक है, किसका दोस्तों, तो ऊर्जा का एक यूनिवर्सल सोर्स है, याद रखिएगा। ओके, यानी कि इस इकोसिस्टम में एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है, एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य से आने वाली किरणें, ये सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पे आपको दो नियम बताएंगे, थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम, ऊष्मा गतिकी के नियम। ठीक है, ऊष्मा गतिकी के नियम। अब देखिए ऊष्मा गतिकी के नियम कितने हैं, तो याद रखिएगा ऊष्मा गतिकी के नियम दो हैं। कितने हैं, दो हैं। एक है फर्स्ट लॉ और दूसरा है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एक दूसरा नियम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है। ये जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, ये कहता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या एक पीढ़ी से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, तो कहता है ऊर्जा को ना ही निर्मित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है और
ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ओके, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, रूपांतरण, रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, ये सोलर रेडिएशन हो गया, ठीक है, सौर विकिरण, सौर विकिरण है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये सूर्य से आ रही है, किस में आई, तो ये आया उत्पादक में, उत्पादक में आया। ठीक है, किस में आया, उत्पादक में। उत्पादक ने क्या किया, तो उत्पादक ने किया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, तो जो विकिरण ऊर्जा है, विकिरण जो ऊर्जा है, ये क्या हुआ, ये स्थानांतरित हो गया किसमें, आई मीन सॉरी, स्थानांतरित नहीं, रूपांतरित हो गया किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या यहाँ पे एनर्जी नष्ट हुई, क्या एनर्जी बनी, नहीं, ना ही एनर्जी बना और ना ही नष्ट हुआ, जबकि क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आई होप ही यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम, ध्यान समझिएगा, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम यही कहता है कि जब जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, तो देखिएगा ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो कुछ ऊर्जा क्या होती है, जो कुछ ऊर्जा होती है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि इसके अनुसार, इसके अनुसार जब एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, तब कुछ ऊर्जा हीट के रूप में लॉस होती है, लॉस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात को समझिए, लॉस होने के कहने का मतलब ये नष्ट नहीं हुआ, जबकि उष्मा के रूप में ये वातावरण में चला गया, यहाँ पे नष्ट नहीं हुआ, जबकि वहां पे इसकी हानि हो रही है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कुछ जो ऊर्जा होती है वो हीट के रूप में क्या होती है, तो बेकार चली जाती है, यानी कि लॉस हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कैसे,
क्या ये ट्रांसफर होती है, कैसे क्या होता है। बात को समझिए आप ध्यान से। अब देखिए समझिए, यहां पे क्या है, ये है सन, ओके, ये रहा पौधा, ओके। सूर्य से जो सूर्य से क्या आ रही है, ऊर्जा मान लेते हैं, ये है ऊर्जा, ओके। सूर्य से क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही है। कुछ ये ऊर्जा पौधे ग्रहण कर लेते हैं और कुछ क्या चल जाती है वातावरण में, वातावरण में, ठीक है। अब जो पौधा है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऊर्जा है इसको पौधे ने ग्रहण किया, ओके। इसको किसने खाया, तो इसको खाया मान लेते हैं एक टिड्डा ने, ठीक है। किसने खाया, टिड्डा ने खाया। अब जो एनर्जी है, अब जो एनर्जी है वो किसमें से किसमें ट्रांसफर हुआ, पौधे में से टिड्डा में ट्रांसफर हुआ, पौधे में से टिड्डा में ट्रांसफर हुआ। अब देखिए पौधा भी क्या करेगा, तो पौधा भी श्वसन करेगा, ठीक है। और जब श्वसन करेगा तो जो ऊर्जा है वो श्वसन के रूप में बाहर निकल जाएगी। फिर टिड्डा है, ठीक है, इसको खाएगा मेढक, ओके। तो यहां पर भी देख रहे हैं टिड्डा भी क्या करेगा, श्वसन करेगा, ओके। तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, लॉस होगी, यहां पर भी क्या हो जाएगी, लॉस होगी। अब ये मेढक है, ठीक है, फिर ये सांप है, मेढक भी क्या करेगा, श्वसन करेगा, इसमें भी ऊर्जा क्या होगी, लॉस होगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक एक लेवल पे क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है, ऊर्जा का लॉस हो रहा है। किस रूप में, तो हीट के रूप में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। चलिए ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्रोडक्टिविटी, जिसे हम लोग कहते हैं उत्पादकता। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादकता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि ये सूर्य है, सूर्य से आ रही ऊर्जा, सूर्य से आई ऊर्जा। अब ये ऊर्जा किसने ग्रहण किया, प्रोड्यूसर ने ग्रहण किया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने ग्रहण किया और इसमें रूपांतरण हुआ और बायोमास का निर्माण हुआ, बायोमास का निर्माण हुआ। बायोमास जिसको हम लोग कहते हैं जीव भार, बायोमास का निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो बायोमास का निर्माण हुआ, जो कुल बायोमास बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल से इसको हम लोग समझते हैं। इकाई समय और इकाई क्षेत्र में, इकाई समय और इकाई क्षेत्र में प्रोड्यूसर के द्वारा निर्मित बायोमास की कुल दर, बायोमास की कुल दर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप डिफाइन कर लेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई समय में उत्पादक के द्वारा निर्मित जैव भार के दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैव भार के दर को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर है, यहाँ पे क्या है,
जो प्रोड्यूसर हैं ये किसी भी स्तर के हो सकते हैं, किसी भी पोषी स्तर के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रथम पोषी स्तर के हो, द्वितीय पोषी स्तर के हो, किसी भी पोषी स्तर के क्या हो सकते हैं, ये जीव हो सकते हैं, उत्पादक हो सकते हैं। अगर ये क्या करते हैं, जैव भार को बनाते हैं, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, किसी भी पोषी स्तर के, किसी भी पोषी स्तर के द्वारा, किसी भी पोषी स्तर के द्वारा ठीक है, किसी भी पोषी स्तर के द्वारा, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में और प्रति इकाई समय में किसी भी पोषी स्तर के द्वारा निर्मित जैव भार की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके जी दोस्तों, अब जो प्रोडक्टिविटी है इसे किसी न किसी हम लोग सिंबल कहिए या किसी मापन के आधार पर हम लोग तो उसको डिनोट करेंगे ना, तो ध्यान समझिएगा। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लोग ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और इसे हम लोग भार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्टिविटी को भार एवं ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में और प्रति इकाई समय में किसी भी पोषी स्तर के द्वारा, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, उत्पादक ही हो, इसलिए हम इसको यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समय में किसके द्वारा, तो किसी भी पोषी स्तर के द्वारा जो निर्मित जैव भार की मात्रा का दर होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और प्रोडक्टिविटी को हम लोग भार के रूप में भी और भार के रूप में भी और हम लोग ऊर्जा के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब भार के रूप में किस तरह व्यक्त करेंगे, तो समझिएगा। भार के रूप में हम व्यक्त करेंगे ऐसे, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। ठीक है, प्रति ईयर। ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर, किस रूप में, भार के रूप में। अगर हमको इसके ऊर्जा के रूप में डिनोट करना हो तो क्या करेंगे, किलो कैलोरी मीटर प्रति ईयर, किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की, इसके डेफिनेशन को देखा, और हमने ये भी देखा कि प्रोडक्टिविटी को हम लोग भार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके हमने आपको मापन का जो तरीका है वो भी हमने आपको बता दिया। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो अगर हम इसके प्रकार की बात करेंगे ना, तो दोस्तों देखिएगा, जो प्रोडक्टिविटी है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी की। टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के प्रकार। तो बच्चों देखिए, उत्पादकता के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये आपके दो हो सकते हैं, एक प्राथमिक हो सकता है और दूसरा सेकेंडरी हो सकता है। तो उत्पादकता के प्रकार कितने हैं, तो उत्पादकता के प्रकार हैं दो। कौन कौन, एक प्राथमिक, ठीक है, और दूसरा है द्वितीय। प्राथमिक उत्पादकता और ये है द्वितीय उत्पादकता। इसे बच्चों देखिएगा, इंग्लिश में हम इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसे हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इसे हम लोग बारी बारी से अलग अलग तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इस बात को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, ओके, चलिए आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये सन है। क्या है? सन है दोस्तों। क्या है? सन है। अब यहां पे जो पौधा होता है, पौधा, अब ये जो पौधा होते हैं इन्हें हम कहते हैं उत्पादक। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। अब जो प्रोड्यूसर है इन्हें हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से इन्होंने क्या लिया? ऊर्जा लिया। और क्या बनाया? भोजन बनाया। क्या बनाया? भोजन बनाया। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि एक उत्पादक के द्वारा जितने भी मात्रा में जैव भार को निर्मित किया जाता है उसे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसे हम आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पौधे ने क्या बनाया? जैव भार। जैव भार बनाया। ठीक है, और इसका जो दर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उत्पादक के द्वारा उत्पादक के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई क्षेत्र एवं प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में निर्मित, समय में निर्मित बायोमास की मात्रा, मास की दर को, बायोमास के दर को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ओके, तो दोस्तों देखिए हमने क्या बोला कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर के द्वारा निर्मित जैव भार की मात्रा है जो कि एक प्रति इकाई समय और इकाई क्षेत्र में निर्मित हो रही है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो देखिएगा, एक नंबर में और ये द्वि नंबर में हम लोग बात करते हैं। तो एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी,
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तो दो प्रकार के आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक है जिसे हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं GPP, और नेट को हम लोग कहते हैं NPP। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि आखिर ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं GPP। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सकल प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पादकता। बहुत ही आसान से शब्दों में हम आपको समझाएंगे, जो कि आपको वीडियो को देखते ही देखते आप जब इसको एक बार ही आप पढ़ लीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझिए, बात को समझिए, फिर हम इसको डिफाइन कर देंगे। देखिए, पौधा है, ये क्या है, उत्पादक है। ये किसका उपयोग कर रहा है, सौर ऊर्जा। ओके, तो उत्पादक के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, ध्यान से समझिए डिफिनेशन को, उत्पादक के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके जितनी मात्रा में जैव भार को निर्मित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इसे हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो उत्पादक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग करके निर्मित जैव भार की मात्रा जैव भार की मात्रा क्या कहलाती है, तो मात्रा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्पादक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग करके निर्मित जैव भार की मात्रा को हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि GPP। ठीक है, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ओके, हाँ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि वैसे बच्चे जो कि जीव विज्ञान को 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ने का सोच रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बैच आ रही है जो कि बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें उन्हें मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, MCQ प्रैक्टिस, PPT एनोटेशन, PDF, यानी कि कहने का मतलब बोर्ड PDF भी उनको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हम लोग PYQ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि ये क्लास स्टार्ट होने वाली है 3 अक्टूबर से। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जीव विज्ञान को एक 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ें, तो आपको करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जितना हो सके आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बैच में डिस्कस करेंगे इन सभी फीचर्स के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ दोस्तों, सबसे खास बात कि क्लास कैसी होगी, तो क्लास होगी बाइलिंगुअल, यानी कि हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीव विज्ञान को पूरी तरह डिस्कस करें एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक,
तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखा था। अब हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। नेट प्राइमरी, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल से एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्पादक के द्वारा जो निर्मित ऊर्जा होती है, उत्पादक के द्वारा जो निर्मित ऊर्जा होती है उसमें से श्वसन के उपरांत जो ऊर्जा बचती है, श्वसन के उपरांत जो ऊर्जा बचती है, ठीक है, ओके। देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझिए। जैसे देखिएगा जीपीपी है, क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से हम क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन को, यानी कि रेस्पिरेशन में जो ऊर्जा खत्म होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है एनपीपी। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा उत्पादक के द्वारा निर्मित प्रति इकाई क्षेत्र एवं प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ध्यान समझिएगा, उत्पादक के द्वारा निर्मित प्रति इकाई क्षेत्र एवं प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में से श्वसन के दौरान उपयोग की गई ऊर्जा को घटाने पर एनपीपी की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। उत्पादक के द्वारा निर्मित प्रति इकाई क्षेत्र एवं प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में से श्वसन के दौरान उपयोग की गई ऊर्जा को घटा देने पर हमें क्या प्राप्त होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। और दोस्तों ये रहा, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग समझेंगे ऐसे, ठीक है, ये रहा प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक। अब उत्पादक को किसने खाया, उत्पादक को खाया ये उपभोक्ता। क्या हो गया, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में क्या हुआ, बायोमास का निर्माण हुआ, बायोमास का निर्माण हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बात को समझिए, हम डिफाइन जरूर करेंगे। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को किसने खाया, उपभोक्ता ने खाया। अब ये उपभोक्ता है, तो जब इसको खाएगा उपभोक्ता, तो उपभोक्ता के शरीर में भी क्या होगा, बायोमास इंक्रीज होगा, जैव भार बनेगा ना। अब जो जैव भार बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सभी परपोषी स्वपोषी को खाते हैं, स्वपोषी को खाते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात परपोषियों के द्वारा निर्मित जैव भार की मात्रा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड कर दें, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो सभी परपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी को खाते हैं और उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परपोषियों के द्वारा जो निर्मित जैव भार की मात्रा होती है उसी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। चलिए, हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे आपको इकोसिस्टम और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एनर्जेटिक्स को भी हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगा दोस्तों, वो होगा डिकम्पोजिशन, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र को डिस्कस करेंगे, वो भी सिंगल वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।